साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथियों वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है अध्ययन, है ना, और आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, तो कल अपन ने यहां तक पढ़ लिया था दोस्तों। क्या पढ़ा था? महादेवी वर्मा को सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा संज्ञाओं से इन्हें समादृत किया गया, ठीक है। और फिर अपन ने देखा था महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? तो वो कविता मानी जाती है दोस्तों दिया। कौन सी मानी जाती है? दिया मानी जाती है, ठीक है। और छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी में पाई जाती है, महादेवी में पाई जाती है। ये भी अपन को याद करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो कौन सी रचना है दोस्तों? वो रचना है रश्मि। कौन सी रचना है? रश्मि है। ये आपको याद करना है। एग्जाम के दोस्तों क्लास के टाइम प्लीज कोई कॉल ना करें। अब आप लोग क्या करते हैं कि क्लास का टाइम है और आप लोग कॉल लगाने लग जाते, कितने सारे लोग कॉल लगाते हैं, है ना। तो ऐसा किया करें, थोड़ा सा संयम। और इतना तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्लास का टाइम और हम कॉल लगा रहे हैं, है ना। तो सभी लोग ध्यान रखें। महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो रचना कौन सी है? रश्मि। ये क्वेश्चन कई बार आता है। महादेवी जी की जीवन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति सांद गीत ग्रंथ में है। जीवन की अनुभूतियों की जो अभिव्यक्ति है वो किस ग्रंथ में है दोस्तों? सांद गीत ग्रंथ में मानी जाती है। कौन से ग्रंथ में? सांद गीत ग्रंथ में। इसको याद रखेंगे। और यहां से अपन ने पढ़ लिया था कल, निराला जी की नए पत्ते रचना में दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ। सांदकाग्नि निराला जी की अंतिम काव्य ग्रंथ है जो उनकी मृत्यु के उपरांत 1969 में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा संज्ञाओं से इन्हें समादृत किया गया, ठीक है। ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम जो कविता है वो कौन सी है? दिया। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, रहस्य भावना महादेवी में पाई जाती है सबसे ज्यादा, छायावादी में। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, आपको पता होगा कि दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सा युग रहस्यवाद से प्रभावित है? तो कौन सा युग रहस्यवाद से प्रभावित है दोस्तों? वो है छायावाद। कौन सा है? छायावाद रहस्य भावना से प्रभावित माना जाता है। महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म से दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो रश्मि रचना है। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका दोस्तों एग्जाम में मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? कौन कौन सा? छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी में पाई जाती है। और महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो कौन सी रचना है? रश्मि है। कौन सी है? रश्मि है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। महादेवी जी की जीवन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति दोस्तों सांदगीत ग्रंथ में हुई है। ये भी अपन को याद रख लेना है। अब यहां पर देखो, नीरजा काव्य पर महादेवी को सन 1934 में कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? सैक्सरिया पुरस्कार मिला था, है ना, नीरजा के लिए। और महादेवी जी को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था इन्हें। और दोस्तों महादेवी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। याद रख लेना, यामा के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इन्हें 1982 में, ठीक है। अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, निशीथ, ये रामकुमार वर्मा की रचनाएं मानी जाती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा अंजलि किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। अभिशाप के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। रूप राशि, निशीथ, ये रचना किसकी है? ये रचना है दोस्तों रामकुमार वर्मा की। इनको अपन को याद करना है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है दोस्तों महादेवी वर्मा की। किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की। ये कई बार पूछी गई पंक्ति कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं दोस्तों महादेवी वर्मा, ठीक है। छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ती है दोस्तों। छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ती है, ये आपको याद करना है। और छायावाद आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति मानी जाती है दोस्तों। आधुनिक काल का तीसरा उत्थान कौन सा है? कभी कभी ऐसा भी आता है दोस्तों कि आधुनिक काल का तीसरा उत्थान काल कौन सा है, तो आपको बताना है कि तीसरा जो उत्थान काल है इनका वो कौन सा है दोस्तों?
छायावाद, है ना। छायावाद सभी को पता है। कामायनी किसकी पुत्री थी? काम की पुत्री थी, है ना। कामायनी के बारे में सभी लोगों को पता है कि सर इसमें 1935 इसका रचना काल है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति मानी जाती है कामायनी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो कामायनी है 15 सर्ग हैं, सभी को पता है, ठीक है। कामना नाटक पर आधारित है दोस्तों, एक कामना नाटक है, एक जयशंकर प्रसाद का कामना नाटक, इसी पर आधारित मानी जाती है, ये भी अपन को याद करना है, ठीक है। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर संकलन में दिखाई देता है। लहर, लहर दोस्तों संकलन है। लहर में आपको बताना है कि कितनी कविताओं का संकलन लहर में किया गया और सबसे लंबी जो कविता है वो कौन सी है, बताएं जल्दी से। लहर में कितनी कविताओं का संकलन किया गया और सबसे लंबी जो कविता है वो कौन सी है, कमेंट में आपको लिखना है। और कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? आपसे पूछा जाएगा कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, तब आपका उत्तर होगा शांति प्रिय द्विवेदी। किसने कहा कामायनी को छायावाद का उपनिषद? आपका उत्तर सीधा जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी, ठीक है। नारी केवल तुम श्रद्धा हो, ये पंक्ति दोस्तों कामायनी से ली गई है और कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, है ना। तो ये नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति अगर इस लेखक पूछे जाएंगे कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं दोस्तों। कौन से दर्शन से प्रभावित हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है और पंत की 2 रचनाएं आपको बताना है कि 2 रचनाएं कौन सी हैं जो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, जल्दी से बताएं। एक तो क्वेश्चन यही आएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, ये हो जाएगा। और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और कामायनी की जो श्रद्धा है ये हृदय का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? हृदय का प्रतीक, ठीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है दोस्तों। इसका संबंध कैसे है? ग्रामीण परिवेश से है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। याद रख लेना, आपको पता है रोमांटिज्म शब्द के लिए छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये भी आपको बताना है। कमेंट में लिखना है। सभी लोगों ने बता दिया कि सर अरविंद दर्शन से प्रभावित जो इनकी रचनाएं हैं स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। बहुत बढ़िया आंसर, है ना। अब आपको बताना है कि रोमांटिज्म के अर्थ में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन भी आपको वही दिए जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल दिया जाएगा, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे या फिर दोस्तों रामविलास शर्मा। बताइए रोमांटिज्म शब्द के लिए सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब आपको बताना है कि सर ये जो किया था रोमांटिज्म शब्द के लिए वो किया था किसने? शुक्ल जी ने। किसने? अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपका उत्तर हो जाता है मुकुटधर पांडे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों रोमांटिज्म के अर्थ में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो उत्तर हो जाता है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। वेरी गुड। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर कवित्त रामायण रचना का दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है। कौन सी रचना का? कवित्त रामायण। कवित्त रामायण रचना का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है। इसको आपको याद रखना है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर, है ना। और यहां पर आपको बताना है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके पल्लव काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी दोस्तों, है ना। सुप्रसिद्ध कविता कौन सी? परिवर्तन। परिवर्तन उनके पल्लव काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। आपको क्वेश्चन बताना है, सभी लोग बताएंगे। आपको बताना है दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को आंसर बताना है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम जो कविता थी वो कौन सी थी। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है, कमेंट में आपको लिखना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे। और निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियादी पर
सफल हो सकता है निराला के अनुसार। और आपको पता है ना, मुक्त छंद के जो सर्वप्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं दोस्तों निराला। कौन माने जाते हैं? निराला। ये आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। हाँ, एक कृतिवास रामायण है दोस्तों, यहां पर इसको याद कर लेना, एक कृतिवास रामायण है, बिल्कुल सही। एक कृतिवास रामायण का प्रभाव माना जाता है, कृतिवास रामायण, ठीक है। कृतिवास, कृति एक कृति है, कवित नहीं, ये कृति है, ठीक है, इसको सुधार लेना, कृतिवास रामायण है। और निराला की बादल राग कविता का संबंध है दोस्तों प्रकृति के सौंदर्य से। किसके है? प्रकृति के सौंदर्य से बादल राग कविता का संबंध माना जाता है ना। तो इसको आपको याद रख लेना है, बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे है? प्रकृति के सौंदर्य से। यही क्वेश्चन था शायद, उस दिन पूछ रहे थे, है ना। निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है दोस्तों? कुकुरमुत्ता। निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता, ठीक है। कुकुरमुत्ता आपको इसका लगाना है। छायावाद युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है, बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जयशंकर प्रसाद अपन को याद रखना है, छायावाद के प्रवर्तक। निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? व्यंग्यपरक कविता है दोस्तों कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, ठीक है, इसको याद रखना। अब यहां पर आते हैं, पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों। कौन सा मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनको भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है, इसको भी अपन को याद रखना है कि चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो मिला है पंत को मिला है ना, ये भी अपन को याद करना है। अब यहां पर देखो, महादेवी वर्मा की मेरा परिवार कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित जो संस्मरण है वो अपन को याद रख लेना है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है ना, टेस्ट में प्रगतिवाद सुधर जाएगा वो, ठीक है, सुधर जाएगा प्रगतिवाद। तो महादेवी वर्मा की मेरा परिवार कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित जो संस्मरण है वो याद रख लेना। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण कौन सा है महादेवी जी का? तो कौन सा है? मेरा परिवार। कौन सा है? मेरा परिवार, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है पशु पक्षियों से संबंधित, ठीक है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है, उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष याद रखेंगे, है ना। इसको और अब मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ये बादल राग का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन और भी मैं बताऊंगा ये बिल्कुल सही है कि कहीं कहीं आपके लिए प्रगतिवाद मिलता है और कहीं कहीं आपके लिए दोस्तों प्रकृति सौंदर्य मिलता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर देखो, महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का क्या किया था दोस्तों? विरोध किया था, विरोध किया था, ठीक है। अभी आपको इसको यही मान के चलना है, ये दोस्तों इसको ये मान के चलना है कि इसका संबंध कैसे? प्रकृति के सौंदर्य से है, ठीक है, प्रकृति के सौंदर्य से, है ना, इसको याद रखना। और महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का क्या किया था? विरोध किया था, विरोध, है ना। तो छायावाद में अपन ने देखा था कि छायावाद में दोस्तों सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ? तब आपका उत्तर होता है निराला का। छायावाद में सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ? निराला का। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि छायावाद का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? तो छायावाद का सबसे ज्यादा विरोध किया दोस्तों किसने? महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने, ठीक है। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। बांधो ना नाव इस ठाव, है ना, बोले नाव को इस ठाव मत बांधो, ये क्या करती है? नाव अस्क बहाती है ना। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तब आपका उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। क्या हो जाएगा? उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएगा, ठीक है। और निराला का जन्म दोस्तों महिषादल बंगाल में हुआ था, महिषादल बंगाल में। दो धारणाएं हैं
जिनको आपको याद करना है। ठीक है, दो धारणाएं कौन कौन सी हैं? एक धारणा तो यह है कि 1897, एक धारणा है 1899। ठीक है, इनको आपको देखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी में 1899 दिया है ना। तो निराला का जन्म महिषादल बंगाल में हुआ था। आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा में दोस्तों रहस्यवाद भावना पाई जाती है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है कि निम्न में से बताइए किस युग में दोस्तों रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तब आपका उत्तर क्या हो जाता है? छायावाद में रहस्यवाद की भावना है ना। आपको बताना रहस्यवाद के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, है ना। और रहस्यवाद में भी दोस्तों, रहस्यवाद में भी जो महादेवी वर्मा है ये सबसे ज्यादा प्रभावित मानी जाती हैं, महादेवी वर्मा। ठीक है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली छायावाद की प्रमुख विशेषता है। कौन सी भाषा? चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली ये मानी जाती है। ये आपको याद रखना है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, काय की चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली छायावाद की प्रमुख विशेषता है, इसको आपको याद करना है। और आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा का है दोस्तों, आकाश गंगा, है ना, आकाश गंगा। ठीक है, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा जी की कृति है, सप्तपर्णा, ये भी आपको याद रखना है, सप्तपर्णा। रवण छंद या केचुआ छंद कहा जाता है निराला की कविताओं को दोस्तों, निराला की कविताओं को रवण छंद या केचुआ छंद कहा जाता है, रवण छंद या केचुआ छंद। ठीक है, यहां से अपन ने पढ़ा कि सर महादेवी वर्मा ने छायावाद को सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया। ठीक है, यहां पर याद करो, यहां पर देखो, बांधो ना इस नाव इस ठाव के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क हैं। निराला का जन्म महिषादल बंगाल में हुआ था। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद भावना पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली छायावाद की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार जी का है। ठीक है, इसको याद रखो। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा। ठीक है, और रबड़ छंद या केचुआ छंद निराला की कविताओं को कहा गया है, ये भी अपन को याद करना है। ठीक है, तो रबड़ छंद या केचुआ छंद आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक कृति पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया दोस्तों, है ना। ये प्रेम पथिक ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। कैसा आया है आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक आपको बताना है कि प्रेम पथिक का ऐसा पूछा जाता है वैसे कि जयशंकर प्रसाद की वो रचना कौन सी है जिसका पहले ब्रज भाषा में प्रकाशन हुआ और बाद में इसे खड़ी भाषा में, खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। ये रचना कई बार पूछी गई, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आपको पकड़ना है और वो है रचना कौन सी? प्रेम पथिक। कौन सी रचना है? प्रेम पथिक, है ना। अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद काव्य का प्रभाव हिंदी की छायावाद काव्यधारा पर दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी की स्वच्छंदतावाद काव्य का प्रभाव दोस्तों हिंदी की छायावाद काव्यधारा पर दिखाई पड़ता है, स्वच्छंदतावाद का, है ना। और अग्नि के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति ये किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है। कौन सी? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। चंदन चांदनी का देश, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? महादेवी वर्मा की। और मुकुटधर पांडे छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले कवि थे, यानी कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहले जो लेख लिखा था वो किसने लिखा था? मुकुटधर पांडे ने। किसने लिखा था? मुकुटधर पांडे ने। और आपको पता होगा कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किया था, तो वो किया था मुकुटधर पांडे ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रोमांटिज्म के शब्द के लिए छायावाद, रोमांटिज्म के अर्थ में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार दोस्तों ये रामकुमार वर्मा का है। उत्तरायण महाकाव्य किसका है? रामकुमार वर्मा का है। और गीत गुंज के रचनाकार कौन है? निराला। बोले निराला गीत गूंज रहा है। निराला गीत गूंज रहा कि नहीं गूंज रहा? आप लोगों के लिए गूंज रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। निराला गीत गूंज रहा है, तो गीत गूंज रहा है निराला, तो निराला की रचना है। और शेर शाह का
शस्त्र समर्पण के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। इनको अपन को याद करना है, धीरे धीरे इनको याद करते जाना है। यहां पर आ जाते हैं सबसे पहले प्रेम पथिक, पहले ब्रजभाषा में और दोस्तों बाद में खड़ी बोली में प्रकाशित रूपांतरित कर दी गई इसको, ठीक है। अंग्रेजी स्वतंत्रता बाद काव्य का प्रभाव हिंदी की छायावादी काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति महादेवी वर्मा की है दोस्तों। मुकुटधर पांडे छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले कवि हैं, है ना। उत्तरायण महाकाव्य की रचनाकार रामकुमार वर्मा है और गीत गुंज ये निराला की रचना है। गीत गुंज के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा निराला। गीत गूंज रहा है निराला। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ये जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, वेरी गुड। यहां पर आ जाओ, महादेवी वर्मा में गीतों की मधुर वेदना की मार्मा अभिव्यक्ति अधिक है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है। कैसा बन जाता है? आपसे अगर पूछा जाएगा कि गीतों की मधुर वेदना की मर्मा अभिव्यक्ति अधिक है, किसमें अधिक है? किसमें है? महादेवी वर्मा में, है ना। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। ये पंक्ति भी कई बार आती है दोस्तों, ठीक है, कई बार आती है। संस्कृति के 4 अध्याय ये दिनकर की रचना है। ये संस्कृति के 4 अध्याय भी पूछी जाती है ना। तो संस्कृति के 4 अध्याय कब पढ़ना है? बोले सर दिन में पढ़ना है ना। मैंने कहा रात में पढ़ लेना, बोले सर नहीं, रात में नहीं, दिन में पढ़ना, दिन में। संस्कृति के 4 अध्याय या संस्कृत के 4 अध्याय कब पढ़ोगे? दिन में। तो दिनकर जी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का कमेंट में लिख दो जल्दी से, है ना। और महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है दोस्तों वो इनका निहार माना जाता है ना। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा की हैं, ठीक है। तो निहार भी आपको याद करना है कि निहार इनका प्रथम काव्य संकलन माना जाता है। निराला की अंतिम कविता है दोस्तों पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है, ये मानी जाती है, ठीक है। जूही की कली को सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। किसको? जूही की कली को सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। जूही की कली का रचना काल क्या है? बताएं कमेंट में, जूही की कली का रचना काल क्या है? जूही की कली का रचना काल क्या है? कमेंट में आपको लिखना है। रविंद्र कविता कानन के लेखक दोस्तों कौन है? निराला जी। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि सर रविंद्र कविता कानन ये जो कविता है, ये जो दोस्तों इसके लेखक है रविंद्र कविता कानन के, तो ये दोस्तों ये निराला जी हैं अपने, ठीक है, निराला जी की रचना है। और महादेवी वर्मा नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका मानी जाती हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग बंग महिला लगा देते हैं, है ना। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके ऑप्शन में बंग महिला होता है तो बंग महिला लगा देते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि दोस्तों हिंदी में नारी विमर्श पर जो लिखने की शैली है, लिखने की शुरुआत हुई है, वो हुई है छायावाद से। कहां से हुई है? छायावाद से। प्रभा खेतान जैसी, है ना दोस्तों, कवित्रियों ने इस पर लेखनी चलाई। महादेवी वर्मा जैसी कवित्रियों ने इस पर लेखनी चलाई। तो आपको याद रखना है कि महादेवी वर्मा नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका मानी जाती हैं, ये आप लोग याद करना। और बादल राग के रचनाकार कौन है? तो बादल राग के रचनाकार हैं दोस्तों निराला। बोले बादल का राग भी निराला होता है, बादल का राग भी निराला होता है, ये भी अपन को याद करना है, ठीक है। यहां पर आ जाओ। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया। किसको किया गया दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी को, है ना, एक भारतीय आत्मा। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है दोस्तों। कौन सी बोली है?
खड़ी बोली। कामायनी की भाषा कौन सी है? कभी कभी भाषा भी पूछा जा सकता है, तो कामायनी खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है दोस्तों। ठीक है। कला और बूढ़ा चांद काव्य के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। कला और बूढ़ा चांद के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? जल्दी से बताओ कब मिला है और कौन सा पुरस्कार मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए? जल्दी से लिखना है। और कला और बूढ़ा चांद दोस्तों ये जो कृति है, ये कृति किसकी है? पंत जी की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है ना। नंद दुलारी वाजपेयी ने इन्हीं को छायावाद का प्रवर्तक माना था। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। महादेवी वर्मा आपका सही होगा। ठीक है, महादेवी वर्मा दोस्तों हिंदी में छायावाद से ही नारी विमर्श पर लेखन की शुरुआत हुई थी, है ना। तो यहां पर आपको महादेवी वर्मा ही लगाना है। और दोस्तों पिछले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें महादेवी वर्मा ही आंसर लगाया गया है ना, सही माना गया है। तो महादेवी वर्मा याद करना। जयशंकर प्रसाद यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय दोस्तों श्लाघ्य है। ये जयशंकर प्रसाद का कथन माना जाता है। ठीक है, मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है दोस्तों? निराला। और बिल्कुल सही आपने बताया है कि सर 1960 में कला और बूढ़ा चांद को, है ना, अमित कुमार शाही जी 68 में नहीं भैया, 1960 में कला और बूढ़ा चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1960 में। और आपको पता होगा कि दोस्तों ये सुमित्रा नंदन जो पंत हैं इनके लिए चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। ठीक है, ये दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आंसू मुक्तक काव्य शैली का एक दोस्तों ब्रह काव्य माना जाता है ना। वैसे इसको क्या माना जाता है? खंड काव्य माना जाता है, खंड काव्य। ठीक है, ये आंसू। ठीक है, और इसे ब्रह काव्य भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रत्याभिज्ञा दर्शन कामायनी का मूल दर्शन है। यानी कि दोस्तों कभी आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद कौन से दर्शन से प्रभावित थे, तो आपको याद रख लेना है प्रत्याभिज्ञा दर्शन, है ना, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहां पर देखते हैं निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। कैसा कवि कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि। ठीक है, तो निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद की कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। भारतीय इतिहास का क्या बन के आता है दोस्तों? राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है जयशंकर प्रसाद की कृतियों में। तो धीरे धीरे यहां पर आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है, कला और बूढ़ा चांद काव्य के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय श्लाघ्य माना जाता है। ये भी याद रखोगे। ठीक है, मुक्त छंद के प्रणेता निराला है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर देखो आंसू खंड काव्य माना जाता है दोस्तों। अगर आपको कहीं ब्रह काव्य मिल जाए और खंड काव्य ना मिले ऑप्शन में तो आप ब्रह काव्य लगाया ना, है ना। याद रख लेना निराला को क्रांतिकारी कवि। ठीक है, यहां पर देखो ग्रंथि दोस्तों पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की ग्रंथि। पल्लव की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा अलंकार छंद शब्द भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए। किसकी भूमिका में? पल्लव की भूमिका में। ठीक है, तो पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा अलंकार छंद शब्द, ये क्वेश्चन कई बार आया है, निम्न में से बताइए पंत की वह रचना कौन सी है जिसकी भूमिका में अलंकार छंद शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया गया। तो इनकी रचना दोस्तों पल्लव है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं दोस्तों नरेंद्र शर्मा। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। ये अपन को याद करना है। ठीक है, छायावाद के कवि निराला की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित मानी जाती है दोस्तों। छायावाद के कवि निराला की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद से क्या मानी जाती है? प्रभावित मानी जाती है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि कहा है दोस्तों। किसको? जयशंकर प्रसाद को। अब आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा है, छायावाद के बारे में क्या कहा, जल्दी बताओ। और रामचंद्र शुक्ल ने
जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि कहा है? मधुचर्या का कवि, मधुचर्या का कवि याद रख लेना। लहर काव्य विधा की रचना है। लहर में 4 कविता, लंबी कविताएं संकलित हैं और सबसे लंबी जो कविता है वो कौन सी है? प्रलय की छाया। ठीक है। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति मानी जाती है। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, ये पंत की पंक्ति है। और अड़िमा दोस्तों ये निराला की पंक्ति मानी जाती है। किसकी रचना है? अड़िमा। तो अड़िमा के रचनाकार हैं दोस्तों निराला। ठीक है। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे, निराला के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो निचोड़ प्रश्न हैं उनको अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है। आपको पता है कि दोस्तों, ठीक है ना, इसको आपको याद रख लेना है। और दोस्तों आपको पता है कि जो आप पढ़ रहे हैं ये निचोड़ वाली क्लास है ना। एक अभी बैच नंबर 3 या 2 में कौन से पूछ रहे थे, सर इससे काम हो जाएगा, ये पेपर में आएंगे क्या पूरे प्रश्न, है ना। और दोस्तों क्या होता है कि जब अगर यही सब कुछ होता है ना, ये अपन एक तौर पर रख लेते हैं, एक संभावना के तौर पर अपना चलता है कि ये मोस्ट प्रश्न हैं जो हमेशा परीक्षाओं में आते हैं, तो इनको पढ़ना जरूरी होता है ना। किसी को सब कुछ आधार नहीं मानना है कि नहीं इतना पढ़ लिया तो हमने पढ़ लिया, निचोड़ वाले को, है ना। तो आपको अध्ययन करना है, आप अध्ययन करना है, और ऐसा कोई जादू नहीं है कि मैं आपको पिला दूं और सब कुछ याद हो जाए, है ना। अध्ययन आपको करना पड़ेगा और अपना कॉन्फिडेंस भी आपको ही जांचना पड़ेगा कि आप कितने काबिल हो चुके हैं। वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा या मुझे भी वो पता नहीं चलेगा कि आप कितने काबिल हो चुके हैं कि एग्जाम के लिए दोस्तों आप डर रहे हैं या एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। ये भी आपको ही चेक करना है। आप चेक करते रहिए कि हमारे अंदर, मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हम कितना और पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको टेस्ट करवाता हूं इसीलिए कि आप अपना आकलन करते रहें, आप अपना आकलन करते रहें, है ना, और आप पढ़ते रहें। ठीक है। और निरंतर, मैं इसलिए तो आपके लिए इतना सारा मटेरियल दे रहा हूं, इतना सब कुछ पढ़ लो। अगर इतने में ही काम हो जाता तो अपन 4-4, 5-5, 6-6 महीने से काय को पढ़ रहे होते इतना सारा। बोले सर लास्ट में पढ़ा देना इतना, इतने में काम हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है। ये तो अपन संभावना लेके चलते हैं कि सर जो इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में आते हैं, उनको एक बार पढ़ा दें। तो ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको याद रख लेना है और दोस्तों आपको बताना है, टेस्ट संधि का पहुंच चुका है, टेस्ट संधि का पहुंच चुका है। अच्छे से देखा करो सभी लोग, है ना। टेस्ट संधि का पहुंच चुका है, जो बैच नंबर 1 का संधि का है। ठीक है। बीनू जरोज जी आप जाकर के देखिए हिंदी व्याकरण के पोर्शन में जाके देखिए। अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द भी मैंने बना दिए हैं हिंदी व्याकरण के पोर्शन में। आप हिंदी साहित्य का जो कोर्स खोलते हैं उसमें एक फोल्डर बना है हिंदी व्याकरण का, उसमें जाकर के देखिए। उसमें दोस्तों व्याकरण के आपको बहुत सारे वीडियो, अरबी, फारसी सब कुछ मिल जाएगा, तत्सम, तद्भव, सारी चीजें। ठीक है, वेरी गुड। 125 वाला अलग से वो मॉडल पेपर है, 125 वाली कोई सीरीज नहीं आने वाली इसमें, है ना। हाँ बिल्कुल सही है प्रवीण जी, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद।